Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start chapter 10, 18th century political formation. जो 18th सेंचुरी के अंदर राजनीतिक गठन किए गए थे, अलग अलग जो स्टेट थे वो बनाए गए थे, तो वो कौन कौन से स्टेट थे, 18th सेंचुरी में क्या बदलाव आए थे, तो इसी लेसन के अंदर हम इसी के बारे में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट मैप 1 and 2, ये जैसे फर्स्ट मैप है इस चैप्टर का और ये सेकंड मैप है, तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंस हैपनिंग इन द सब कंटिनेंट्स. तो इन दोनों के देखने के बाद हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जब हम 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ यानी पहले 50 सालों में, जो सेंचुरी होती है वो 100 ईयर्स की होती है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब पहले 50 और ये लास्ट के 50. तो इसकी फर्स्ट हाफ के जो सेंचुरी के पार्ट में नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रिसेप्ट बाय द एमरजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट. तो कई नए स्वतंत्र राज्य बने जा रहे थे. किसके, जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, उसके जो स्टेट थे, राज्य थे, उनको रीशेप किया जा रहा था. दोबारा उनकी अलग से शेप बनाई जा रही थी, आकृति बनाई जा रही थी. किस टाइम पे, जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी थी, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग था 18th सेंचुरी का. क्योंकि जो 1707 में जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे वो थे औरंगजेब. औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी. तो इसके बाद कोई पावरफुल नेता बचा नहीं था, लीडर बचा नहीं था, शासक बचा नहीं था. तो इसके बाद अलग अलग जो जिन स्टेट पर मुगलों का कंट्रोल था, मुगलों का रूलर था, शासन था, तो उन अलग अलग स्टेट के जो इन्होंने मनसबदार बना रखे थे या दूसरे जो लीडर बना रखे थे, उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि पावरफुल राजा तो रहा नहीं, और पावरफुल राजा के बिना कोई किसी की मानना नहीं करता. तो इस प्रकार से नए नए राज्यों का उदय हो चुका था. तो इन्हीं नए नए राज्यों के बारे में हम यहाँ रीड करने जा रहे हैं. जैसे ये जो बाउंड्री दिखाई गई है, ये ऊपर की ब्लैक बाउंड्री, तो यहाँ से ये पूरा नीचे बिल्कुल पूरा ये किसका कंट्रोल में थे, ये मुगलों के कंट्रोल में थे. लेकिन धीरे धीरे इसमें, जैसे दूसरे मैप में हम दिखाएंगे कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो लीडर थे, रूलर थे, उनके द्वारा यहाँ कंट्रोल कर दिया गया था. जैसे लाहौर, सिख, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गुजरात, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद, ये सब. जैसे ये पहले जो रेड थे ये थे, हैदराबाद था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, मालवा था, जट थे, अवध था. लेकिन बाद में ये जो अलग अलग भोपाल, बड़ौदा, ग्वालियर, लखनऊ ये बनाए गए थे. ओके, तो ये बाद में और इसमें चेंजेस आए थे. तो यहाँ पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स, अलग अलग स्वतंत्र राजधानियां बनाई जा रही थी बाई 1765. तो 1765 के बाद नोटिस हाउ अनदर पावर, पहले कौन थे, मुगल थे. तो मुगलों के बाद दूसरी जो पावर थी यहाँ थी, वो कौन थी, ब्रिटिशर थी, अंग्रेज थी. तो इस पर मुगलों के बाद कौन आ रहा था, यहाँ पर ब्रिटिशर आ चुके थे. एंड सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ग्रैब्ड मेजर चॉन्क ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया का मीन्स इस पार्ट पर वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल करते जा रहे थे. कौन, ब्रिटिशर. किसका कंट्रोल कम होता जा रहा था, मुगलों का कंट्रोल कम होता जा रहा था, और अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था. कब के बाद, 1765 के बाद. एंड व्हाट दीज मैप टेल अस, ये मैप हमें क्या बताते हैं, इज दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी 18th सेंचुरी की, उसके बारे में बताते हैं. इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली रूप से, नाटकीय रूप से भारत के जो राज्य थे उनमें बदलाव आ रहा था विद इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी थोड़े से समय में ही यह बदलाव बड़ी तेजी से हो चुका था. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम वी विल रीड अबाउट द एमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द सब कंटिनेंट्स. उप महाद्वीप के अंदर जो नए नए ग्रुप थे, राजनीतिक ग्रुप थे, वो कैसे उभरे, उनका कैसे उदय हुआ, इनके बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे, इस पार्ट में रीड करेंगे. फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो पहला हिस्सा था 18th सेंचुरी का, उसमें क्योंकि जो 1707 वहन औरंगजेब डाइट्स, जो औरंगजेब मुगल रूलर थे, एम्परर थे, वो मारे जा चुके थे. टिल द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत. तो जो पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी, थर्ड लड़ाई हुई थी,
तो 1707 से लेकर 1761 तक जब पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी, इस समय के दौरान हमारा जो इंडियन सब कंटिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो नई पॉलिटिकल पावर थी वो उदय हुई थी, यानी कि नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था। कितने टाइम के बीच में? 1707 से लेकर 1761। तो यहाँ दो बातें याद रखनी है। औरंगजेब, व्हेन वाज औरंगजेब डाइड 1707, और जब व्हेन वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड, तो ये थी 1761। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल। किस प्रकार जो मुगलों का संकट था, मुगलों के लिए संकट था, या मुगल जो एम्परर थे उनके किस सामने क्या कठिनाई थी या क्या संकट था, किसके सामने? मुगल एम्परर के सामने। तो यहाँ देखते हैं चैप्टर 4 में हमने जो रीड किया था, शो हाउ द मुगल एम्पर इट रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस। वो अपनी सफलता के ऊंचाई पर थे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा सफलता मिल रही थी। भारत के अलग अलग पार्ट पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। स्टार्टिंग फेसिंग ए वेराइटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी। जब 17th सेंचुरी खत्म होनी जा रही थी, यानी कि 1619 के पास, इसके बाद को जो टाइम पीरियड था, तब ये इनका जो पावर थी वो कम होती जा रही थी। दीज वर स्क्यूज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, कई फैक्टर थे, इसके कई कारण थे ये इनकी पावर कम होने के। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire, was fighting a long war in the Deccan। तो यहाँ के सबसे बड़ा जो रीजन था, कारण बताया गया था कि औरंगजेब के द्वारा दक्कन में सबसे लंबी लड़ाई लड़ते हुए जो मिलिट्री और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वित्तीय संसाधन थे, वो बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च किए जा रहे थे। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। कहाँ फाइटिंग चल रही थी? दक्कन का जो एरिया था उस पर कंट्रोल करने के लिए युद्ध चल रहा था, और यह युद्ध बहुत लंबा चला, और इस युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा और जो सेना थी वो सेना पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था। तो इसके कारण उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अंडर हिज सक्सेसर, उसके जो उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के, द एफिशिएंसी ऑफ द एम्पेरियल्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट डाउन। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में जो एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे उसकी जो कुशलता थी वो कम हो रही थी, अच्छी तरह से शासन को नहीं चलाया जा रहा था। इट बिकेम increasingly difficult for the later Mughal emperor to keep a check on the powerful मनसबदार। तो इस प्रकार जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो मनसबदार थे, पावरफुल मनसबदार थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कमजोर वीकर जो एम्परर थे उनके द्वारा इन मनसबदारों पर कोई चेक या कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका था। ये सबसे बड़ा रीजन था। गवर्नर, सूबेदार, जो मनसबदार थे, सूबेदार थे, ओपन कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रिवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। तो जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, या दूसरे जो ऑफिसर को संभालते थे, जैसे गवर्नर या मनसबदार, कौन से ऑफिस को? रेवेन्यू, लगान वाले को। और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें दीवानी और फौजदारी को कंट्रोल किया जाता था। दिस गैव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ओवर द वास्ट रीजन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य के बड़े जो एरिया थे सबसे, उनका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां उन मनसबदारों को या गवर्नर को दी जा चुकी थी, क्योंकि जो पावर राजा के हाथ में होनी चाहिए थी वो किसको दी जा चुकी थी? गवर्नर या मनसबदारों को दी जा चुकी थी। तो इस प्रकार इन्हीं पावर्स का फायदा उठाते हुए जो एज द गवर्नर, जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, अपना जो कंट्रोल था वो अलग अलग प्रांतों पर बढ़ाते जा रहे थे। द पीरियोडिक्स रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। तो इस प्रकार राजधानी तक जो राजस्व था, जो लगान था, वो पूरा नहीं पहुंच पाता था, बल्कि वो ज्यादातर इन गवर्नर के पास ही रह जाता था। राजा तक पूरा नहीं पहुंच पाता था, राजा तक पूरा नहीं पहुंचाते थे। कौन नहीं पहुंचाते थे? मनसबदार और गवर्नर।
peasant and जमींदारी रेबेलियन इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। किसानों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा विद्रोह किए जा रहे थे अलग अलग पार्ट में। कौन से पार्ट में? नॉर्थर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। ऑफ दिस प्रॉब्लम कई समस्याएं खड़ी हो चुकी थी। दीज रिवोल्ट वर समटाइम कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द माउंटिंग टैक्सेस। तो ये जो विद्रोह किए जा रहे थे, आंदोलन किए जा रहे थे, तो क्यों किए जा रहे थे? जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा था। इस टैक्सेस को बढ़ने के कारण ही जो किसान थे या जमींदार थे वो विद्रोह कर रहे थे। किसके खिलाफ? शासक के खिलाफ। At other time they were attempt by powerful chieftains to consolidate their own position। तो इस प्रकार कभी कभी जो पावरफुल चिफ्टेन थे, मुखिया थे, सरदार थे, वो अपनी अपनी स्थिति को, राजा की स्थिति को नहीं, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रेबेलियन ग्रुप इन द पास्ट एज वेल। तो जो मुगलों की सत्ता थी उसको कौन चैलेंज कर रहे थे? जो विद्रोह कर रहे थे, किसान या जमींदार जो विद्रोह कर रहे थे, वो मुगलों की सत्ता को चैलेंज दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। बट दीज ग्रुप वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन एंड कंसोलिडेट देयर पोजीशन। तो ये जो किसान थे या जो जमींदार थे, ये अब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, आर्थिक संसाधन थे, उन पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे। यानी ये जो भी आर्थिक रिसोर्सेज थे उसको अपने कब्जे में करने में लगे हुए थे। कौन? जो किसान विद्रोह कर रहे थे, जमींदार विद्रोह कर रहे थे। मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट, जो पावरफुल किंग थे या एम्परर थे औरंगजेब, उसके बाद अनेबल थे, अयोग्य थे, टू अरेस्ट द gradual shifting of political and economic authority into hands of provincial governor, local chieftains and other groups। इस प्रकार औरंगजेब के बाद कोई अच्छा शासक नहीं मिला जो सूबेदार थे, स्थानीय जो सरदार थे या दूसरे जो मुखिया थे, उनके पावर को रोक सके, उनकी बढ़ती हुई पावर को रोक सके। तो इस प्रकार से जो अनेबल रूलर होने के कारण तो जो परिस्थितियां थी, जो कंडीशन थी, वो बदलती जा रही थी। अब यहाँ देखते हैं रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कोफर, यानी कि जो फसल थी वो अच्छी होती थी लेकिन तिजोरियां थी वो खाली हो रही थी। क्या कारण था? इसमें बताया गया है, एक राइटर के द्वारा लिखा गया है, फाइनेंशियल बैंकक्रप्ट, यानी कि जो भ्रष्टाचार था वो कैसे फैल रहा था, बैंकक्रप्ट कैसे हो रहे थे, दिवालिया कैसा हो रहा था। द ग्रेट लॉर्ड वाज हेल्पलेस एंड इम्प्रूव देयर पेशेंट रेज 2 क्रॉप्स ए ईयर। जो बड़े जमींदार थे वो निर्धन हो गए थे, जो बड़े किसान साल में 2 फसल उगा रहे हैं। बट देयर लॉर्ड सी नथिंग ऑफ आइदर, लेकिन उसके जो मालिक है उसको कुछ नहीं मिलता है। देयर एजेंट ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर इन द पेशेंट हैंड, और उसके जो वर्चुअल एजेंट होते थे, राजा के जो एजेंट होते थे, जो रेवेन्यू ले जाते थे, लगान ले जाते थे, उनको किसानों के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। वो किसानों के हाथ में आ गए थे, कंट्रोल में आ गए थे। लाइक ए पेशेंट केप्ट इन हिज क्रेडिटर्स हाउस अंटिल ही कैन पे हिज डेब्ट। वह जब तक किसान के घर में काम करता था, जब तक वो उसका जो कर्जा था वो नहीं दे देता था। सो कंप्लीट is the collapse of all order administration that saw the patient reap as a harvest of gold. Lord does not see so much as a wisp of straw. How then can the Lord keep the arms force he should? तो इसमें क्या बताया गया है कि जो किसानों का कंट्रोल होता जा रहा था, जो किसानों ने विद्रोह किया था, तो शासक उस विद्रोह को नहीं दबा पाया, तो किसानों ने अपनी फसल के जरिए जो धन था वो बटोरना शुरू किया था। उसके जो मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं बेचते थे वो। ऐसी हालत में जो जमींदार थे उनके पास जो सेना आती थी वो कैसे इसको संभाल रख पाते थे, और जो आशा होती थी, कहाँ से आता था सारा टैक्सेस? किसानों से आता था, तो टैक्स के आधार पर भी वो सारा काम चलाते थे। तो इस प्रकार हाउ कैन ही पे द सोल्जर, अपने सैनिकों को कैसे पे कर पाते? शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोज आउट द हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम। तो इस प्रकार वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय आगे चलते थे और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, वो पैसा कहाँ से देंगे? जो भी उनकी
वेतन होता था, पे होता था, वो कहाँ से देंगे बिना टैक्सेस के, बिना रेवेन्यू के। इन द मिडस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, इस प्रकार जो आर्थिक और राजनीतिक कठिनाई थी, प्रॉब्लम चल रही थी, रूलर ऑफ ईरान, तो जो ईरान का शासक था, भारत के अंदर ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मुगलों के बाद कोई अच्छा शासक नहीं था यहाँ पर, ब्रिटिश अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन वो कहाँ पर, सिर्फ ईस्ट में, बंगाल की साइड में। उसी समय जब यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक संकट था भारत के अंदर, तो रूलर ऑफ ईरान, ईरान का शासक को नादिर शाह, शेख द प्लेंडर्स सिटी ऑफ दिल्ली 1739, उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। किसने? रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह ने। कब? 1739 में। टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, और यहाँ से बहुत सारा, यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया और पूरे शहर को लूटा एंड बहुत सारा धन इकट्ठा किया। दिस इन्वेंशन वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ प्लैंडरिंग रेड बाय अफगान रूलर्स अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद 1739 के बाद वो यहाँ पर आया, जो ईरान का शासक था नादिर शाह, यहाँ पर आक्रमण किया, और इसमें वो दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद यहाँ से लूट कर ले गया। यहाँ शासन नहीं किया उसने, यहाँ से जो धन दौलत था उसको लूट कर ले गया। इसके बाद अफगान के जो रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर फिर अटैक किया। हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम, उसने भारत पर 5 बार नॉर्थ इंडिया पर आक्रमण किया। कितनी बार? ये ध्यान रखना है। 1739 में रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह ने अटैक किया, और यहाँ से बहुत सारा वेल्थ था, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेकर गया था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया पर 5 टाइम अटैक किया था, 1748 से लेकर 1761 तक। 1760 में क्या हुआ था? पानीपत ऑफ थर्ड बैटल, तो उसमें वो हारा था। ओके स्टूडेंट्स, नादिर शाह अटैक दिल्ली, तो अब समझते हैं यहाँ नादिर शाह के द्वारा जो है दिल्ली पर अटैक किया, तो कितना धन यहाँ से लेके गया था। तो इसमें ये बताया जाता है, डिवेस्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेंशन वाज डिस्क्राइब्स ए कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर, वन डिस्क्राइब्स वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी। तो वहाँ मुगल जो खजाना था, वहां से कितना धन लूट कर लेकर गया था, उसके बारे में दिखा। 60 लाख ऑफ रुपीज, 60 लाख रुपए, 1000 गोल्ड कॉइन्स, हजारों सोने के सिक्के, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर्स, 1 करोड़ के आसपास वो सोना लेके गए थे। सोने के बर्तन, गोल्ड वेयर थे, बर्तन थे। 50 करोड़ वर्थ ऑफ द ज्वेलरी, 50 करोड़ के आसपास यहाँ से सोने की ज्वेलरी। मोस्ट ऑफ देम अनरिवर्ल्स इन द वर्ल्ड एट द अबो इंक्लूडेड द पिकॉक थ्रोन। तो यहाँ से वो बहुत सारी जवाहरात, बेशकीमती चीजें लेके गए थे, और तख्ते ताऊत, जिसको मयूर पिकॉक थ्रोन कहा जाता है, मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन कहा जाता है, वो यहाँ से लूट कर ले गया था। तो इस प्रकार जो अनदर में बताया गया है, हु हैड बीन मास्टर वर नाउ इन द डायर स्टेट। अब जो कभी मालिक थे, उनकी जो हालत थी वह बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। दोज हु हैड बीन रिवर कुड नॉट इवन क्वेंच देयर थर्स्ट, यानी कि अब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, उनको कोई आदर इज्जत नहीं मिलती थी, और उनको कोई पानी भी नहीं देता था। किनको? मुगलों को। दे रिफ्यूज were pulled out of their commerce and wealthy were turned into beggars. Those who once set the style in the clothes now went naked. जो राजा के अच्छे कपड़े पहनते थे, अब वो नंगे घूमने लगे थे। Those who own property were now homeless. जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी वो बेघर हो गए हैं, बिना घर के हो गए हैं। The new city was turned into nobles. नादिर शाह रूबल्स रबल जो ठग था, लेके गया था यहाँ से। अटैक ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ सिटीज एंड डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड एक्साइटेड। तो यहाँ नादिर शाह के द्वारा जो बहुत सारा खजाना लूट कर ले गया, तो अब वो जो उनकी महल वगैरह था वो मलबे का ढेर बन चुका था। अब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला, और वहाँ की सारी जो स्थान थे उनको तबाह करके चला गया। किसके बारे में बताया गया है? ये नादिर शाह के बारे में। ये नादिर शाह का पोर्ट्रेट दिखाया गया है, जो 1779 में बनाया गया है। ऑलरेडी अंडर सर्वे प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। तो इस प्रकार जो साम्राज्य था, चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था। द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय द कंपटीशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रुप थे, जो अलग अलग नोबल्स थे,
उनके आपस में झगड़े होने के कारण वो जो सत्ता थी वो कमजोर हो चुकी थी। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, तो अब वो 2 मुख्य ग्रुप्स में बन चुके थे, एक ईरानी और एक टर्की। तो एक फर्स्ट क्या था, ईरानी, और सेकंड क्या था, तुरानी, सॉरी, ईरानी और तुरानी, जो टर्की के थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लेटर मुगल एम्परर वर पेपर्स इन द हैंड ऑफ आइदर वन, तो जो मुगल साम्राज्य थे वो इनके कठपुतली बन चुके थे, किसके, ईरानियों के, क्योंकि ईरानी का तो था वो नादिर शाह, और फिर वो जो टर्की से आने वाले थे वो तुरानी थे, तो इन्हीं के कठपुतली बनकर रह गए थे। ऑफ अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स, इन दोनों शक्तिशाली ग्रुपों के कठपुतली बनकर रह गए थे। पॉसिबल ह्यूमिलाइट कम वहन टू मुगल एम्परर, इसके बाद जो 2 अन्य बादशाह थे मुगलों के, वो कौन कौन से थे, फ्रुखसियार, फर्स्ट है फ्रुखसियार 1713 से लेकर 1798 तक, एंड आलमगीर सेकंड 1754 से 1759, वर असाइनेटेड टू अदर, अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम सेकंड 1759 से 1816 वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। तो इस प्रकार जो शाह आलम सेकंड था उसको ब्लाइंडेड किया गया था, अंधा कर दिया गया था, उसके ही जो नोबल थे, जो अधिकारी थे, उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा जो शाह आलम सेकंड था उसको अंधा कर दिया गया था। तो ये कुछ रूलर है। किसके बाद जो मुगलों के लास्ट शासक थे उनके साथ कैसे अपमान किया जाता था, बहुत ज्यादा ह्यूमिलाइटेशन किया जाता था उनके साथ बहुत अपमान किया जाता था। अहमद शाह, फ्रुखसियर, आलमगीर, अहमद शाह और ये शाह आलम द्वितीय। ओके, अब हम करते हैं एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय। तो ये नए राज्य कौन कौन से थे, विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स, जैसे मुगल सम्राटों की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे अपनी सत्ता को खो चुके थे या खत्म हो चुकी थी उनकी पावर। गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, बड़े बड़े प्रांतों के जो गवर्नर थे, सूबेदार थे, एंड ग्रेट जमींदार, बड़े बड़े जमींदार थे। कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट्स, तो उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली थी और अपनी जो अथॉरिटी थी, जो सत्ता थी, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया था। इस प्रकार थ्रू द 18th सेंचुरी के दौरान द मुगल एम्परर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, कई जो अलग अलग प्रांतों के सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया था। ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स, तो इस प्रकार वहां अलग 3 ग्रुप में बांटा गया था पूरे राज्यों को। पहला था स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, जो पुराने प्रांत थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो ये पहला ग्रुप था जिसमें अवध राज्य आता था, बंगाल और हैदराबाद आते थे। ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल क्वाइट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर, तो ये जो पहला पार्ट बना लिया था, पहला ग्रुप था अवध, बंगाल, हैदराबाद का, इन राज्यों के शासक अति पावरफुल थे, जो रूलर थे पावरफुल थे, वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। लेकिन जो मुगल एम्परर था उनने उनसे अपने रिलेशन थे वो ब्रेक नहीं किए थे, उनसे अपने रिलेशन बनाए हुए थे मुगल एम्परर से, अब भी वो संबंध बना रखे थे। सेकंड स्टेट दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल, तो दूसरे ऐसे स्टेट थे जो खुद के इंजॉय के तौर पर इंडिपेंडेंट अंडर द मुगल एज ए वतन जागीर, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था लेकिन जागीरों के रूप में, और इनमें से कई कौन से राजपूत स्टेट भी इंक्लूड किए गए थे, राजपूत स्टेट थे इसमें पार्टिसिपेट किए गए थे। लास्ट ग्रुप जो तीसरा था, इंक्लूड स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठा, जो तीसरा ग्रुप बना था वो मराठों के, सिखों के और दूसरे जो जाट थे उन्होंने मिलकर बनाया था तीसरा ग्रुप। दे वर डिफरेंट साइज एंड सीज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन आर्म स्ट्रगल, तो इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी, यानी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो ये थे हमारे नए राज्यों का उदय। नेक्स्ट है
ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जो पुराने प्रांत थे उनके बारे में। अमंगस्ट द स्टेट दैट वर क्रेव्ड आउट द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ हम उन प्रांतों के बारे में बात करेंगे जो मुगल प्रोविंसेस के उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। 3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली। तो इनमें से 3 मुख्य थे, प्रमुख थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद। All 3 states were founded by the member of the high Mughal nobility who had been governor as a large provincials। तो ये जो तीनों ही अपने उच्च मुगल नोबिलिटी थे, अभिजात वर्ग जिसको हम बोल सकते हैं। ये कौन थे तीनों? शहादत खान अवध के रूलर बने, मुर्शिद कुली खान बंगाल के, आशरफ जहां हैदराबाद के। तो ये तीनों अलग अलग शासक थे, मुगलों के नोबल रैंक के थे, उत्तराधिकारी थे। ऑल 3 हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर। तो ये तीनों दरबार में ऊंचा पद मिला हुआ था और बादशाहों का इन पर भरोसा भी था और विश्वास भी था। तो इस प्रकार बोथ ऑफ आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान हैड ए जट रैंक ऑफ 7000। तो जो आसफ शाह और मुर्शिद कुली खान था, इनको 7000 जात का रैंक मिला हुआ था और शहादत खान को 6000 जात का रैंक मिला हुआ था। ये रैंक होते थे जिसके पास जितनी जात होती थी Z80, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक मिलता था कि किसको सबसे ज्यादा ऊंचा रैंक मिलेगा। ओके बेटा, अब बाद में ये जो हैदराबाद है, अवध है या फिर बंगाल है, इनके बारे में बाद में रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।